गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। कल यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा हो गया था, आज एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में लिखिए। एशिया महाद्वीप में लिखिए भूमध्य सागर में, हेडिंग डालिए एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट में लिखते जाइए। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप साइप्रस द्वीप है। साइप्रस द्वीप को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड माने द्वीप। साइप्रस द्वीप है। अब थोड़ा देशों के बारे में लिख लें। पहला लिखिए टर्की। टर्की या तुर्की। तुर्की में लिखिए, कैपिटल लिखिए इसकी। कैपिटल अंकारा है। अंकारा। तुर्की को एशिया का बीमार देश भी कहते हैं। बीमार, बीमार, सिक, सिक मैन ऑफ एशिया। सिक मैन ऑफ। तुर्की को एशिया का बीमार देश कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। यह पश्चिम एशियाई देशों में यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में है। मतलब एशिया में भी पड़ता है, काउंट किया जाता है, यूरोप महाद्वीप में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, दोनों में ही काउंट किया जाता है। अतः इसे एशियाई देश कहना, अतः इसे एशियाई देश कहना ज्यादा सही होगा। अतः इसे एशियाई देश कहना ज्यादा सही होगा। तुर्की की पुरानी कैपिटल, पुरानी राजधानी इस्तांबुल है। इस्तांबुल। इस्तांबुल। एक मूवी आई थी मिशन इस्तांबुल, देखी? नहीं देखी? अगला लिखो लेबनान। लेबनान। कुछ समझ में ना आए तो बताना, लिख देंगे हम। लेबनान। लेबनान देश का नाम है, देखो लिखी दे। लेबनान, इसकी राजधानी है बैरूत। बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत। BEIRUT। बैरूत को लिखेंगे BEIRUT। ऐसे लिखिए। लेबनान के ऐसा लिखो, लेबनान देश को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेबनान देश को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पश्चिम एशियाई देशों में सबसे अधिक जनसंख्या, पश्चिम एशियाई देशों में सबसे अधिक पॉपुलेशन, जनसंख्या
लेबनान में ही रहती है या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या लेबनान में ही रहती है। अगला पॉइंट लिखिए। इसकी राजधानी बैरूत को लेबनान का पेरिस कहते हैं। पेरिस या पेरिस। बैरूत को लेबनान का पेरिस कहते हैं। यह एशिया, यूरोप के क्रॉस रेड पर स्थित है। एशिया, यूरोप, बीच में मतलब क्रॉस रेड, जहां क्रॉस करते हैं दोनों, जहां दोनों मिलते हैं वहां पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए। त्रिकोली, हेडिंग डालिए त्रिकोली, TRICOLI, त्रिकोली। त्रिकोली लिखें। यह लेबनान के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है और यहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं। ऑयल रिफाइनरी माने क्या होता है? ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशालाएं। सब काम होते रहेंगे साथ में, नुकसान नहीं, वैसे भी लेट हो गए। क्या लिखा? यह लेबनान में के उत्तरी भाग में है और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हैं। ऑयल रिफाइनरी का मतलब होता है तेल शोधनशालाएं। तेल का शोधन किया था, जहां पर तेल का शोधन होता है उसी को तेल शोधनशालाएं या ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं। रिफाइनरी जानते ही हो, जैसे मथुरा में रिफाइनरी लगी, ऑयल रिफाइनरी बहुत जगह लगी हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अगली देश का नाम लिखिए, इजराइल। ISRAIEL, इजराइल। इसकी कैपिटल यरूशलम, JE, जेरूशलम, JERUSALEM। इस देश का सबसे बड़ा उद्योग, इजराइल का सबसे बड़ा उद्योग शराब बनाना है। वाइन प्रोडक्शन बहुत होता है, बताया ना। भूमध्य सागरीय जलवायु के आसपास जितने भी कंट्री पड़ेंगे सब में वाइन प्रोडक्शन होगा।
उनमें सब खट्टे फल और रेशेदार फल पाए जाते हैं। और जेरूशलम को बहुत पवित्र शहर माना जाता है। पवित्र शहर माना जाता है। किससे संबंधित है? पढ़ना जाके इसके बारे में, क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। यहां पर वही तो जानना है, वही तो सर्च करना बाद में, अब सबको थोड़ी ना बताएंगे हम। खुद सर्च करोगे, चार चीजें और सर्च करोगे। एक चीज सर्च करोगे तो चार चीजें और पढ़ोगे। बताना ही क्या, एक सेकंड में बता देंगे, लेकिन कुछ पढ़ोगे, कुछ जानोगे। जब खुद ढूंढोगे, प्रयास करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, क्या लिखा? शराब बनाना है या शराब उत्पादन है। अगला पॉइंट लिखिए। यहां डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। यहां पर डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग, मतलब ऐसे समझ सकते हो, डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का मतलब होता है हीरे को तराशा जाता है। और हीरा किससे बनता है? कोयले से। और कोयला कैसे बनता है? वनस्पति से। जैसे मान लो कोई पेड़ है, टूट कर गिर गया, और वो गिर गया, उसके ऊपर वो मिट्टी, धूल मिट्टी आती रही, कई सौ वर्षों के बाद वो ऐसी बहुत ज्यादा गहराई में पहुंच गया, उसके ऊपर बहुत सारा धूल का अंबार लग गया, तो गहराई में पहुंच गया। और जब ज्यादा गहराई में पहुंचेगा तो ऊपर से मिट्टी का दबाव पड़ेगा, यानी प्रेशर ज्यादा इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जमीन के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पर तापमान घटता है, नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। तो जब नीचे बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा और कई सौ साल हो चुके होंगे, तो धीरे धीरे इसका रूपांतरण होने लगेगा, मेटामॉर्फिक होगा, रूपांतरण होगा। पहले ये पेड़ सड़ेगा, सड़ने के बाद मिट्टी में कन्वर्ट होगा, मिट्टी के बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है पूरा। जैसे कोई चीज, जैसे खाना रख दो, सड़ने लगता है तो स्मेल आने लगती है, बताने लगता है वो खुद कि अब खराब हो गए, हम खाने वाले नहीं रह गए। तो ऐसे ही वनस्पति जो होती है वो भी सड़ती है। सड़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि पूरी वनस्पति सड़ जाएगी, फिर उसका रूपांतरण तो हो ही रहा है, और ज्यादा रूपांतरण होगा, वही बनेगी पीट। पीट मतलब पीटने वाला नहीं, पीट मतलब कोयले की सबसे घटिया फॉर्म, पीट बनेगा। पीट के बाद बनेगा लिग्नाइट। लिग्नाइट मतलब उससे थोड़ा बढ़िया कोयला। फिर उसके बाद तीसरी फॉर्म आती है कोयले की, बिटुमिनस। बिटुमिनस उससे भी अच्छा कोयला होता है, और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेहतरीन कोयला होता है, यानी इसको जलाएंगे तो आग देर तक जलेगी, धुआं यानी पोल्यूशन नहीं होगा, ना के बराबर। आग देर तक रहेगी, जल्दी जलेगा, देर में बुझेगा, ये क्वालिटी होती है। और जब एंथ्रासाइड का भी फिर से पुनः रूपांतरण होता है, रूपांतरण का रूपांतरण का रूपांतरण का रूपांतरण, बार बार रूपांतरण होता है। वनस्पति से बना पीट, पीट से बना लिग्नाइट, लिग्नाइट से बना बिटुमिनस, और बिटुमिनस से बनेगा एंथ्रासाइड। और जब एंथ्रासाइड का भी रूपांतरण होगा तो उसी से बनेगा हीरा, डायमंड। तो इसीलिए हीरे को कहते हैं काला हीरा, ब्लैक डायमंड, इसीलिए कहते हैं। कोयले को ब्लैक डायमंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि है तो ब्लैक, लेकिन उससे बनता है डायमंड, तो नाम उसका है ब्लैक डायमंड। बात समझे? और डायमंड तो डायमंड है ही। क्या लिखा यहां पर? हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग होती, अर्थात हीरे को तराशा जाता है। अगला पॉइंट लिखो। यहां पर कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग को किबुटिज्म कहते हैं। KIBBUTIZM, किबुटिज्म कहते हैं, मतलब संघीय कृषि। संघीय कृषि, संघीय मतलब संघ में जब कोई बहुत सारे लोग एक साथ खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं संघीय खेती। जेरूसलम को लिख लो, नहीं इसके मन में चलता रहेगा जेरूसलम काहे पवित्र है। देखो, जेरूसलम को पवित्र शहर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर यहूदी और क्रिश्चियन, यहूदी क्रिश्चियन और मुस्लिम
निवास करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इजराइल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हैफा है। ऐसे लिखेंगे, हैफा। हैफा है भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अगला लिखिए, जॉर्डन। जॉर्डन इसकी कैपिटल अमान, AMMAN। जॉर्डन देश को, जॉर्डन देश को 7 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। सात पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, विश्व में जॉर्डन देश इकलौता ऐसा देश है, जॉर्डन इकलौता ऐसा देश है जिसकी तट रेखा सबसे छोटी है। अब ब्रैकेट में लिख लो, इसकी तट रेखा मात्र 20 किलोमीटर लंबी है। 20 किलोमीटर है बस। कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन 20 किलोमीटर है, जो लाल सागर से कनेक्ट होती है, या लगती है या टच करती है, जो लाल सागर से टच करती है। अगला लिखो, ईरान। ईरान, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। यह पश्चिम एशिया का, यह पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पठारी भाग को, ईरान के पठारी भाग को जगरास पर्वत ने घेर रखा है। ZAGROS, ZAGROS, जगरास माउंटेन ने घेर रखा है। इसी माउंटेन पर, इसी माउंटेन पर एलबुर्ज चोटी है। एलबुर्ज चोटी है। अगला पॉइंट लिखिए, ईरान का एक शहर इस्फनान है। ESFANAN, इस्फनान है, जो टेक्सटाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो टेक्सटाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अगला लिखिए, बहरीन। बहरीन, बहरीन की कैपिटल मनामा।
बहरीन की कैपिटल मनामा। यह पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है। यह द्वीपों का देश है। यह द्वीपों का देश है जिसमें लगभग 33 द्वीप शामिल हैं। 33 आइलैंड हैं। अब लिखिए नोट, थोड़ा नोट में लिखिए। एशिया महाद्वीप पृथ्वी की कुल सतह का एशिया महाद्वीप पृथ्वी की कुल सतह का 30% भाग घेरे हुए है। 30% भाग घेरे हुए है आउट ऑफ 100%। 100, मान लो पूरी दुनिया में अगर 100 किलोमीटर जमीन है, लैंड पोर्शन है, तो उसका 30 किलोमीटर एरिया मात्र इसी कॉन्टिनेंट में स्थित है। 30% बहुत होता है। दुनिया का 30% हिस्सा कवर किया अकेले। क्या लिखा? 30% भाग घेरे हुए है। एशिया महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली, अपवाद माने एक्सेप्शन, एक्सेप्शनली इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, बहुत गर्मी लग रही है आज, ये ला फैन चला दो, थोड़ा हवा आएगी। लेकिन अपवाद स्वरूप, एसी काम ही नहीं कर रहा लग रहा है। कुछ तो एयर बढ़ेगी, आप लोगों को ज्यादा लगेगी, थोड़ी हमको भी लग जाएगी। लेकिन अपवाद स्वरूप इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में भी स्थित हैं, मौजूद हैं या स्थित हैं। अपवाद स्वरूप इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित हैं। अगला पॉइंट लिखिए। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का विभाजन, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का विभाजन यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर यानी ब्लैक सी है या द्वारा, इनके द्वारा होता है विभाजन, इनके द्वारा होता है, ऐसा लिख लो, इनके द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखिए। एशिया महाद्वीप कॉमा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। जल संधि को बोलते हैं स्ट्रेट, जल संधि बताया था ना एक दिन। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि, जैसे मान लीजिए कोई एक लैंड पोर्शन ये है, देखो ये एक लैंड पोर्शन है, जमीन का भाग है यानी भू भाग है, और एक दूसरा ये लैंड पोर्शन है, ये भी लैंड पोर्शन है। ये अलग भूमि है, ये अलग भूमि है। लैंड माने भूभाग, भूमि का भाग, ये भूमि है, ये भी भूमि है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक ये वाटर बॉडी है,
और एक दूसरी वाटर बॉडी ये है, इधर अलग अलग बना रहे हैं ताकि दिखे अलग अलग पानी। ये दूसरा ओशन है, उधर वाला दूसरा है, अलग अलग कलर इसीलिए चूज किया हमने। अब यहां पर देखिए ये दोनों के बीच में गैप है। अब ये वाला जो पानी होगा यहां तक कुछ इधर बहेगा, और जो ये वाला वाटर बॉडी होगी ये भी इसमें मिक्स होगा, कहीं मिक्स तो होगा। यहां पर ऐसी जगह होगी जहां दोनों पानी आपस में मिक्स होंगे, क्योंकि जमीन अलग अलग है, दोनों पानी यहां पर मिक्स होंगे। और यानी जब दो अलग अलग जलों की संधि होती है उसी को हम जल की संधि यानी जल संधि कहेंगे। तो ये है जल संधि। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट वाटर। स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट वाटर की होगी, तो इसी को स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है, स्टेट माने नहीं, स्टेट का मतलब राज्य, लेकिन यह है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। और देखो यहां जल अलग अलग, एक ये जल एक ये जल, इन दोनों की जलों की हो गई है संधि, तो बन गया जल संधि। लेकिन एक इसी में नाम और आता है जल डमरू मध्य। जैसे मान लीजिए ये एक लैंड पोर्शन है और ये दूसरा एक लैंड पोर्शन है, बस अंतर ये इसमें क्या है, इसमें दोनों भूमि के भाग अलग अलग हैं, पानी मिल रहा है। इसमें क्या होगा, ये एक भूमि है, भूभाग है, और ये दूसरा भूभाग है, दोनों अलग अलग हैं। और यहां पर वाटर बॉडी अगर हम बना दें तो ये अलग पानी है, ओशन है अलग, दूसरा महासागर है ये, और दूसरी साइड में कोई अलग ही महासागर है। अब इन दोनों वाटर बॉडी की क्या आपस में कभी संधि होगी, पानी कभी मिलेगा दोनों, ये वाला पानी इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जमीन मिल रही है, और जमीन यहां पर मिल रही है एक नैरो पॉइंट पर, एक सक्रिय भूभाग पर। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों जमीन यानी दोनों लैंड पोर्शन या भूभाग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पे ऐसे दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, यानी एक नैरो पॉइंट है, एक सकरा भाग है। जब दो भूभाग या लैंड पोर्शन एक नैरो पॉइंट से टच होते हैं, यानी इस कंडीशन में दोनों वाटर बॉडी अलग अलग सेपरेट रहती हैं, यानी दोनों पानी कभी मिलते नहीं हैं, इस कंडीशन में लैंड पोर्शन मिल रहे होते हैं, इसी को हम कहते हैं जल डमरू मध्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्थमस, इसको कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जल संधि, और जल डमरू का जब जल डमरू मध्य का मतलब होता है एस्थमस। जल डमरू क्यों कहते हैं, डमरू इसलिए कहते हैं क्योंकि और कहते हैं जल के मध्य डमरू है। क्यों, क्योंकि देखो ये सब जल है और इसके बीच में बस थोड़ा कारीगरी कर दो, यहां पर लो डमरू बन गया, दो रस्सी बांधो खूब बजाओ शंकर जी का डमरू। तो ये जल के मध्य डमरू है, तो जल डमरू मध्य, जल के मध्य डमरू है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर बनता है, समझे। तो ये जल डमरू मध्य, इसी को एस्थमस बोलेंगे, और जल संधि को स्ट्रेट बोलेंगे। तो क्या लिखा कॉपी में, क्या लिखा, महाद्वीप से बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। एशिया का निम्नतम बिंदु, एशिया महाद्वीप का लोवेस्ट पॉइंट या निम्नतम बिंदु का नाम मृत सागर है। मृत सागर है जो जॉर्डन देश में स्थित है, जॉर्डन में। अगला लिखिए चाइना, चाइना, चिंगचांगचू नाम ऐसे होते हैं। चाइनीज जितने भी होते हैं सब एक ही जैसे लगते हैं, जापानीज और चाइनीज सब एक ही जैसे। जापान में चले जाओ सब एक जैसे तुमको लगेंगे, चीन में चले जाओ सब एक जैसे, एक ही लगभग लगभग शक्ल सूरत के, और एक नाम भी उनके अजीब अजीब, चिंगचांगचू, पता नहीं क्या क्या बोल। उनकी लैंग्वेज भी भाई कठिन है, जैसे वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते, हम उनकी नहीं समझ सकते। कुछ होते हैं जो दोनों समझते हैं, अपने यहाँ भी हैं कुछ और वहां भी हैं। कुछ होते हैं कई भाषाएं सीखते हैं, कुछ को इंटरेस्ट होता है सीखने का। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 5 5 7 7 8 8 भाषाएं आती हैं।
20-20 भाषाएं आती हैं, तो ये तो मेहनत की है उन्होंने। सबको नहीं आती, लेकिन सबको आ जाए तो फिर सब उसी तरह हो जाए महान भाषाविद। इसमें देखिए चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। और पहले समय से भारत और चाइना के बीच व्यापार होता रहा है। व्यापार बहुत पहले से होता था, रेशम का व्यापार होता था हमारे भारत में, भारत से चाइना के बीच। और होता था, सिक्किम के पास एक दर्रा है, बताया था, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे से निकलते थे लोग, जाते थे चाइना ऊपर, और चाइना से भारत आते थे। इसी को बोलते थे सिल्क रूट है ये। और एक यांगियाब दर्रा था अरुणाचल प्रदेश में, वहां से भी लोग चाइना और भारत में बीच व्यापार करते थे, उसी से आते जाते थे। दो रास्ते थे पुराने, ठीक है। तो इसमें लिखिए, क्या लिखा, चाइना, चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह पहले स्थान पर आता है। लेकिन हमको लग रहा है अब जनगणना होगी तो भारत का नंबर पहले आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ कहां रही, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। माल्थस का नियम है, सोशियोलॉजी में एक माल्थस है, और माल्थस आपका नियम है कि हर 25 साल में जनसंख्या डबल हो जाती है। मतलब जितनी आज, जैसे मान लो 5 करोड़ जनसंख्या है, और 25 साल के बाद यही 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। 25 साल में जस्ट डबल हो जाएगी। किसी भी कॉन्टिनेंट की हो, किसी भी कंट्री की हो, किसी भी शहर की हो, कहीं की भी हो। खास करके देशों की बात की है उन्होंने। एक देश में जितनी पॉपुलेशन है 25 साल के बाद डबल हो जाएगी। अब सोचो, चिंता का विषय है, अभी चिंता का विषय है, 25 साल के बाद तो घनघोर चिंता होगी। अभी खाने के लिए हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, दोहन नहीं कर रहे, शोषण कर रहे हैं। दोहन और शोषण में अंतर है? दोहन और शोषण में अंतर है क्या? है। जैसे मान लो, सपोज दैट, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप ही का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपको यहाँ रहने खाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए महीने में, रेंट चाहिए, उसमें रेंट हो जाएगा, आपके खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, प्लस घर आना जाना है तो 2-3 बार का आने जाने का हो जाएगा, और बाकी किताब, पेंसिल, कलम, जो भी आपको आवश्यकता होगी स्टेशनरी की, बुक्स की, वो आपको उसी पैसे में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ पॉकेट मनी और 1,500 बचाए होंगे, वो कुल मिलाकर आपका महीने का खर्चा है, जो 10,000 रुपए घर से मिलता है। मम्मी भी चुप्पे से 500-1,000 रुपया देती कि बिटिया जाओ, भैया जाओ, ये बताना नहीं पापा को, ये हमारी बचत है, ले जाओ, संभाल के पैसा खर्च करना, बोलते हैं। अब उनके पास ना हो तो कहां से देंगी वो। लेकिन घर की महिलाएं जो होती हैं, माताएं होती हैं, वो सब इस बात का बड़ा ख्याल रखती हैं। लॉकडाउन में सबने कहा कि पैसे खत्म, जान कसम पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, और जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन पहले 4 लाख रुपए घर से निकला, कहीं अभी इसका क्या करे। सोचो, महिलाएं बहुत, मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है उनका, सबसे कहेंगे है ही नहीं पैसा, लेकिन फिर भी रखा होगा, यही तो बचत है। और ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर जब बुरा वक्त पड़ता है तो सबसे पहले घर वाले ही साथ देते हैं, तब निकालेंगे कि लो ये पैसे रखो, जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। सोचो अब क्या करें, अब तो कहीं से कोई ऑप्शन नहीं, तब वो उनकी जो बचत है वो तब काम आती है, तब वो देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 10,000 का आपका खर्चा है, यहाँ रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, ठीक है। 10,000 रुपए की आपको जरूरत 10,000 की है, 10,000 देंगे, आपका सारा काम अच्छे से चल जाएगा, सुचारू रूप से आप सारी काम कर लेंगे। लेकिन आप घर में डिमांड करो कि हमको 15,000 रुपए चाहिए, 10,000 तो किराया खाना है, 5,000 रुपए हमको आज इस मॉल में जाना है, कपड़े नहीं खरीदने हैं, पिक्चर भी देखनी है, दोस्तों को पार्टी देनी है, और अगर 2-3 महीना यही सिलसिला चलता रहा तो 5,000 रुपए, 15,000 रुपए आप ले रहे हो, जहां 3 महीने में आप 30,000 रुपए लेते, वहां आप 3 महीने में 45,000 रुपए ले रहे हो, तो घर वालों के ऊपर बर्डन पड़ेगा, किसी का पैसा काट के आपको देंगे। हो सकता है वो सोचे हो कि यार वहां पर हमको घूमने, पिकनिक मनाने जाना है, सबको लेके जाना है, या घर वालों के लिए इस बार नए कपड़े सबके लिए खरीदने हैं 2-2 जोड़ी, और आपने बीच में बजट गड़बड़ा दिया, 15,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा मांग लिए, तो बजट गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होगा तो वो किसी का हिस्सा आपको मिलेगा, ऐसे तो होगा। घर वालों को अगर 10,000 कहते तो आराम से देते, वो देते ही थे, लेकिन आपने 15,000 मांग लिए तो बजट गड़बड़ होगा। इसी को कहते हैं शोषण करना।
तो आप घर वालों का दोहन नहीं कर रहे, शोषण कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हमको जरूरत है, हमको चाहिए, नहीं तो हम खाना खाना बंद कर देंगे, मुंह फुला लेंगे, नहीं बात करेंगे। अब आप उनको परेशान कर रहे हैं। कभी कभी मजबूरी होती है, कभी कभी रेपो पे बात आती है कि नहीं देंगे, सब हंसेंगे कि लो इनकी दीदी की शादी थी, इनकी भैया की शादी थी और ये मिठाई तक नहीं खिलाए, तो रेपो की बात आ गई। नहीं, मिठाई की कोई बात नहीं होगी भाई, ठीक है चलो कोई बात खत्म, ठीक है। तो वहां करना पड़ता है, मजबूरी है। जलसंधि और जल डमरू मध्य, पता नहीं मिठाई कहां से बात आ गई। शादी की बात है तो मिठाई की बात आ गई, लेकिन मिठाई की कोई बात नहीं होगी भाई, है ना, मिठाई कोई बात नहीं होगी। तो दोहन हम लोग प्रकृति का करें तो अच्छा है, लेकिन हम लोग दोहन नहीं कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं। अभी देखो, पहले जमीन बहुत थी, लोग कम थे, लोग दूर दूर रहते थे। अभी क्या है, जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, लोग पास पास रहने लगे, थोड़ा नजदीक नजदीक मकान बनने लगे। अब इतनी ज्यादा जनसंख्या है, एक दीवार से पड़ोस में सटा के दीवार बना रहे हैं, और जनसंख्या बड़ी, दीवार एक है बीच में, इधर से प्लास्टर हमने करा लिया, उधर से तुमने करा लिया, या हमने दीवार बनाई तो तुमने अपनी तरफ प्लास्टर करा लिया, तुमने दीवार बनाई तो हमने अपनी तरफ से प्लास्टर करा लिया, वो हम अपने में ही काउंट कर रहे हैं, पिलर पे हमने मकान बना लिया, वो दीवार तो बीच में बाउंडेशन है ही। और जनसंख्या बढ़ी, एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, मकान के ऊपर मकान, मल्टीप्लेक्स बना लिए। और बड़ी जनसंख्या, जंगल काटे गए और मकान बसाए गए, पूरे पूरे शहर बसा दिए गए। इसका मतलब क्या है, प्रकृति के ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं। जितनी जरूरत होती उतना ले लेते, ठीक है, लेकिन हम पॉपुलेशन, हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसमें भारत अग्रणी है। और भारत में भी सबसे ज्यादा अग्रणी यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 16% जनसंख्या अकेले भारत की निवास करती है, 16%, लगभग 17% मान लो, 17% जनसंख्या है। यानी अगर आप भारत के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएं, और अगर 6 लोगों को बुला लें, उसमें से एक यूपी का बंदा जरूर होगा, 6 लोगों में, हर 6 लोगों में एक छठवां व्यक्ति यूपी का है। अगर उत्तर प्रदेश को एक राज्य से प्रमोट करके एक देश में कन्वर्ट कर दिया जाए, देश बना दिया जाए, आज से उत्तर प्रदेश एक देश है, जैसे भारत देश है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चाइना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश एक देश है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा पॉपुलेशन में। इतनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की अकेले, नाम बताइए, ये है हिस्सा पॉपुलेशन का। और यूपी भारत में बहुत अहम भूमिका रखता है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर पे आता है? एरिया में, पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में कौन से नंबर पे आता है? यूपी, कोई बताएगा? चौथे पे आता है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी। एरिया यानी क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे। लोग कहते हैं कि काम बहुत है, बिजी बहुत है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही, इतनी ज्यादा व्यस्तता, पॉपुलेशन तब भी बढ़ रही। एक समय ऐसा आएगा, आएगा क्या, आ ही गया है, कि रोटी खाने को हम तरस आए। इसीलिए चोरी, लूटपाट, अपराध बढ़ते हैं। लोग ज्यादा होंगे, काम कुछ होगा नहीं, खाने को होगा नहीं, तो अपराध तो बढ़ेगा। चैन स्नैचिंग करेंगे लोग, बंदूक दिखा के पैसा छीनेंगे, बैंक लूटेंगे, यही तो सब करेंगे। और अब सरकार ने भी एक नया काम कर लिया, अग्निवीर, 4 साल के बाद वो फ्री हो जाएंगे। अब सोचो, एक ट्रेंड आदमी, और वो भी नवयुवक, ट्रेंड है एकदम, आर्मी की ट्रेनिंग लेके बैठा है, 4 साल ट्रेंड है, और उसके पास जॉब नहीं होगी, तो क्या करेगा? अत्याचार बढ़ेगा। उसको कौन पकड़ेगा? कौन पुलिस वाला पकड़ेगा? वो पहले से आर्मी की ट्रेनिंग लेके बैठा है, वो तो सबके नाक में दम कर देगा अगर दिमाग घूम गया उसका। अगर जॉब मिल गई तो ठीक, सही रास्ते पे है। एक पढ़ा लिखा, जैसे मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन बंदा कोई कर रहा है, और अगर उसको जॉब नहीं मिली तो दूसरा रास्ता पकड़ेगा, और दूसरा रास्ता सबके लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है, दिमाग बहुत है उसके पास, होशियार बहुत है,
और वो होशियारी के साथ काम करेगा तो सब परेशान होंगे, ढूंढते रह जाओगे, फिर पकड़ थोड़ी ना पाओगे उसको। जैसे तुम बिक्की से दौड़ा रहे हो, पैदल दौड़ा रहे हो, और वो मर्सिडीज कार से भाग रहा है, तो कहां पकड़ पाओगे? तुम कार से दौड़ा रहे हो, जेट प्लेन से निकल गया, वो एडवांस है, तुम्हारी बुद्धि के आगे उसकी बुद्धि बहुत तेज है, उसने प्रिपरेशन की है, उसने अच्छी ट्रेनिंग ली है। तुम नॉर्मल हो, तुम सुबह चलने में हांफ जाते हो, वो तो ट्रेनिंग लेके बैठा, रोज 56 किलोमीटर दौड़ रहा। पकड़ के दिखाओ, अपराध बढ़ेंगे। और अभी 12 लोग मर गए जम्मू कश्मीर में अग्निवीर के, अभी देखा था। अब बताओ, घर वाले बच्चों को कसम दे रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट है वगैरह, कि सर कसम दी जा रही है कि अग्निवीर में नहीं जाना। घर वाले इतना डर गए। हाँ सोचिए, ये स्थितियां हैं जो कि बहुत खतरनाक है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। क्या लिखा? तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में सबसे बड़ा है। चीन का बीजिंग शहर, चीन का बीजिंग शहर जहाज निर्माण और कपड़ा उद्योग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जहाज निर्माण और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। चाइना में स्थित मंचूरिया का मैदान, चाइना में स्थित मंचूरिया का मैदान, चाइना में स्थित मंचूरिया का मैदान, अगला पॉइंट लिखिए, मंचूरिया का मैदान लौह और इस्पात उद्योग के लिए अति विकसित है। चाइना में एक शहर पड़ता है अनशान, ANSHAN, लिखो। चाइना का या चीन का अनशान जगह का नाम है। यहां की स्टील कैपिटल कहलाती है, स्टील कैपिटल है अनशान। वैसे बीजिंग है, लेकिन स्टील की राजधानी अनशान को कहा जाता है। जबकि शंघाई को, जबकि शंघाई को चाइना का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग। चाइना में दो बड़े कोयला क्षेत्र हैं। एक का नाम है शांसी और एक का नाम है शेंसी। चाइना में दो बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। एक का नाम शांसी, दूसरे का नाम शेंसी। अगला पॉइंट लिखिए, शंघाई, स्टार बना के लिखना। शंघाई चाइना का बहुत पुराना पत्तन है। बहुत पुराना पत्तन है, पोर्ट है, बंदरगाह है, पत्तन है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है। अगला लिखिए हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग कैपिटल विक्टोरिया। हांगकांग तो जानते होगे, हांगकांग फेमस है। विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। इसमें लिखिए हांगकांग पहले
ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। हांगकांग बहुत पहले ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन इसके बाद चाइना के अधीन हो गया। चाइना ने इसे 1997 में, चाइना ने इसे 1997 1997 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दिया। अगला पॉइंट लिखिए, हांगकांग चाइना के दक्षिण पूर्व में, चाइना मतलब चीन के दक्षिण पूर्व में सिक्यांग नदी के किनारे पर स्थित है। किनारा लिखो चाहे मुहाना लिख सकते हो, जहां गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं, मुहाने पर स्थित है। सिक्यांग नदी के मुहाने पर स्थित है। हांगकांग में खिलौने अधिक बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज के लिए बहुत फेमस है ये हांगकांग। जैसे लखनऊ में क्या फेमस है, लखनऊ में क्या फेमस अपने यहां, कुछ है फेमस? सब फेमस? हाँ, क्या फेमस? नवाबगिरी फेमस। अच्छा, लखनऊ के नवाब फेमस, और लखनऊ का चिकन फेमस। चिकन, चिकन का कपड़ा भी आता है पहनने के लिए भी, पहनना और खाना दोनों यहाँ का बहुत फेमस है। और क्या फेमस है? लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस है, जैसे बरेली की रेवड़ी, जैसे बरेली का सुरमा, जैसे आगरे का पेठा, जैसे मथुरे का पेड़ा। मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, बरेली का सुरमा फेमस है। बरेली में झुमका गिरा था, आज तक नहीं मिला। गाना नहीं आया था एक, झुमका गिरा थे, आज तक नहीं मिला, पता नहीं कौन चुरा लिया। सुरमा बहुत फेमस है, बरेली का सुरमा। बहुत चीजें फेमस हैं, जैसे आगरा में एक ब्रांड है पंची पेठा, उसका पेठा बहुत अच्छा होता है, मैंने खाया है। पंची पेठा वहां का बहुत अच्छा ब्रांड है। जैसे यहाँ की लखनऊ की रेवड़ी बहुत प्रसिद्ध है। अमीनाबाद चले जाओ, चिकन बहुत फेमस है। आप बढ़िया सा कुर्ता पजामा पहनो, चिकन के शर्ट भी आते हैं अब तो, शर्ट पहनिए आप, सूट पहनिए पूरा। चिकन कॉटन से भी बहुत अच्छा होता है पहनने में, बहुत अच्छा है। अपने यहाँ लखनऊ का है। बनारस का पान है, बनारस की साड़ी है, बनारस की लकड़ी के खिलौने हैं। हैं? हाँ, वो अंगूठी के छल्ले से निकाल सकते हैं, इधर से डालो, उधर पकड़ के खींच लो, सब निकल जाएगी। इतना सिल्क अच्छा उसका, बनारसी साड़ी है वो। हैं? हमारे हमारे पापा जी के एक दोस्त हैं, वो बनारस में ही रहते हैं, BHU के पास में उनका घर है, तो उनका कारखाना लगा हुआ है साड़ी का। और नीचे पूरे पूरे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कारखाना है, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। और कारखाना होगा इसके डबल होगा, पूरे जितना बड़ा यहाँ एटमॉस्फेयर है, प्रेमाइसेस से इससे डबल होगा, डबल से ज्यादा ही होगा। कम से कम 70-80 लोग काम करते हैं वहां कारखाने में उनके, बहुत बड़ा कारखाना है। और एक जगह और है, दो दो जगह वहीं पे खोले। बनारस में साड़ी का काम बहुत है, वो भी बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। जैसे भी बंगाल चले जाओ तो वहां पर बंगला वाली साड़ी जो आती है, बंगाली जो साड़ी होती है, जो त्योहार पे पहनी जाती है, वो अलग ही उनका है। उनका पहनने का स्टाइल भी अलग होता है, और वो साड़ियां भी अलग होती हैं। कभी किसी बंगाली को देखो साड़ी जब पहने होता है, तो वो पहनने की जो टेक्निक है वो अलग होती है, ये नॉर्मल जैसे नहीं पहने जाते उनको। उनको पहनने का देखो तो आपको अंतर लगेगा। और साड़ियों की क्वालिटी में भी अंतर है। वहां के कुर्ते बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ का चिकन अच्छा है, चिकन के कुर्ते, ऐसे ही वहां बंगाल में भी, कोलकाता वगैरह चले जाओ तो वहां कुर्ते इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के आते हैं कि आप
पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखने से ही अच्छा लगता है, पहनने की बात तो और अच्छा लगेगा। हर जगह कुछ ना कुछ खासियत बिखरी है, बहुत खास है। मथुरा का पेड़ है कि जवाब नहीं, बहुत अच्छा पेड़ा। मथुरा में अगर आप दूध देंगे या आपको लस्सी देंगे तो अगर आप पीने पूरा ग्लास खत्म करने के बाद आपने ऐसे रख दिया तो वो टोकते हैं, इसमें पानी डाल के पी लीजिए, क्योंकि वो माना जाता है कि दूध खराब होगा, दही खराब होगा, आप इसको पीजिए। आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे मतलब नहीं, खत्म करिए वो, क्योंकि दूध का अपमान है, वो ऐसा मानते हैं। तो वो लोग बोलते भी हैं। हम लोग जब एक बार मथुरा गए तो वहाँ कुछ कोई प्रोग्राम में गए थे हम लोग, मंदिर गए और एक प्रोग्राम कोई था, उस प्रोग्राम में गए, नए चप्पल पहने, नए चप्पल चोरी हो गए। भीड़ इतनी थी, बहुत भीड़, बहुत हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग। और मंदिर के वहां पर एक पानी पिला रहा था, तो हमने पानी पिया, उसके बाद हमने अपने सर पे लगा लिया, बालों में। थोड़ी देर बाद हाथ लसलसी करने लगा, हमने कहा क्या है, फिर हमने पूछा कि ये पानी कैसा है, तो कह रहा पानी कहाँ है, ये तो चीनी का शरबत है। फिर मैंने अच्छे से धुला हाथ वाथ, सर धुला, मुंह धुला, हाथ धुला, क्योंकि मैंने तो चीनी वाला सा लगा लिया था। मैंने कहा कुछ देर बाद तो मधुमक्खी फिर आएंगी रस लेने, हम तो बेरस हो जाएंगे। तो फिर अच्छे से धुला, और हमारे देखा दुनी में 2-3 लोगों ने और किया। हमने कहा पता नहीं है हमको भी, हमने तो अपना, हमको गर्मी लग रही थी, हमने किया, वो लोग भी आए, वो सोचे किया जाता है। एक से एक महारथी है, देख के कर लेते हैं। अगर आप एक बार लंगड़ा गए तो उनको लगेगा यही किया जाता है, तो वही प्रचलन चल जाएगा वहां से। उनको नहीं पता है कि इसके मोच आ गई पैर में। लोग बड़ा नकल करते हैं। क्या लिखा? खिलौने अधिक बनाए जाते हैं, खिलौनों का उत्पादन अधिक किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हेडिंग डालिए। साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस रोड ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का चौराहा भी कहते हैं। क्रॉस रोड ऑफ कल्चर। इंडोनेशिया, अगली हेडिंग, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इसमें लिखिए इसकी कैपिटल जकार्ता है। यह साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह जनसंख्या में पूरे विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक सुपर, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन में पहाड़ की चोटी के ऊपर एक बनता है गड्ढा। जब लावा निकलना बंद होता है तो वो लावा श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, सूखने के बाद श्रिंक होता है, और सिकुड़ने के बाद ऊपर एक फनल शेप में एक आकृति बनती है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि जब ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, पर्वत की चोटी के ऊपर एक फनल शेप यानी कीप के आकार की संरचना बनती है, उसको कहते क्या है? क्रेटर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर क्रेटर से कोई आकृति बड़ी बन जाए उसको कॉल्डेरा कहते हैं। और जितने भी कॉल्डेरा हैं दुनिया में, उनमें से जो सबसे बड़ा कॉल्डेरा होता है उसको हम कहते हैं सुपर कॉल्डेरा। और दुनिया में सुपर कॉल्डेरा एक है जो कि इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया के सुपर कॉल्डेरा को कहते क्या है, नाम क्या है? तोबा लेक, TOBA, तोबा, बताया था, तोबा तोबा, याद कर लेना। तोबा झील या तोबा लेक दुनिया का एक सुपर कॉल्डेरा है। अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए जावा, इसी में पढ़ते हैं जावा सुमात्रा।
जावा में लिखिए, यह द्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए, सुंडा जल संधि के द्वारा, सुंडा, सुंडा लिख दें सुंडा, सुंडा जल संधि के द्वारा, सुंडा जल संधि के द्वारा जावा सुमात्रा से अलग होता है। मतलब दोनों के बीच में सुंडा जल संधि है, एक तरफ जावा है दूसरी तरफ सुमात्रा है। जावा सुमात्रा हमेशा एक साथ नाम लिया जाता है, जावा सुमात्रा। इंडोनेशिया में एक द्वीप है बाली द्वीप, बाली द्वीप घूमने वाला है, बहुत बढ़िया है। बाली, माली नहीं, बाली, BALI, बाली द्वीप। बाली द्वीप को इंडोनेशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। बहुत अच्छा है घूमने के लिए, इंडियंस बहुत जाते हैं वहां पे, क्योंकि इंडोनेशिया में वीजा नहीं लगता, वहां की करेंसी हमसे कम है, सस्ती है, हमारा रुपया उनसे स्ट्रांग है। अगला पॉइंट लिखिए, यहां कृषि कार्य अधिक होता है, कृषि कार्य अधिक होता है, कृषि कार्य अधिक होता है क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी क्या मतलब? हमने कहा ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो ज्वालामुखी से उपजाऊ मिट्टी निकलती, फिर ऐसा क्यों कहा गया? ज्वालामुखी से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा, और जब लावा निकलेगा तो अगर सिलिका की मात्रा लावा में कम है तो वो पतला होगा, डाइल्यूट कंडीशन में होगा, और वो फैल जाएगा, फैलेगा तो बनेगा प्लेटू यानी पठार। और अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो फैलेगा, पठार बनेगा। अगर सिलिका की मात्रा लावा में कम है तो पठार बनेगा, अगर ज्यादा होगी सिलिका की मात्रा तो कठोर होगा लावा, यानी मैग्मा कठोर होगा, और उससे स्ट्रक्चर बनेगा माउंटेन का, माउंटेन बनेंगे, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। और जब यही स्ट्रक्चर यानी मिट्टी जो लावा निकला है वो जम जाएगा, बहुत सालों के बाद, कई सौ वर्षों के बाद धीरे धीरे इसका रूपांतरण होगा, यानी मेटामॉर्फिक होगा। और रूपांतरण यानी रूप का अंतरण, यानी रूप बदलना, यानी धीरे धीरे लावा बदलते 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 यानी कन्वर्ट होते होते यही काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जहां कहीं काली मिट्टी है वहां पहले कभी ना कभी वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार जरूर हुआ होगा। यानी इसीलिए जब ज्वालामुखी से बनेगी काली मिट्टी यानी लावा के रूपांतरण से बनेगी काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल बहुत उपजाऊ होती है। जैसे इसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कपास उगाई जाती है, इसीलिए हम इसको कॉटन सॉइल कहते हैं या कपासी मृदा कहते हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र में इसका एक लोकल नाम है रेगुर या रेकुर। बताया था आपको, रेगुर या रेकुर कहते हैं इसको महाराष्ट्र में। तो ये जो मिट्टी काली मिट्टी बनी है ये लावा के रूपांतरण से बनती है, लावा के बदलने की वजह से बनती है काली मिट्टी। इसीलिए, और काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए हमने कहा ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मतलब समझे अब? ये मतलब है। अगला पॉइंट लिखिए, जावा के उत्तरी भाग में, जावा के उत्तरी भाग में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला पॉइंट लिखिए, एशियाई देशों में, एशियाई देशों में यह अकेली ऐसी राजधानी है, यह अकेली ऐसी राजधानी है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला लिखो थाईलैंड, थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है।
दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है और साउथ ईस्ट एशिया का जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। एरिया में पहला, पॉपुलेशन में चौथा सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट लिखिए, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का अकेला ऐसा देश है, अकेला ऐसा देश है जो कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। उपनिवेश माने, उपनिवेश किसको कहते हैं, तो बताएगा? उपनिवेश या औपनिवेश मतलब गुलाम। जैसे इंग्लैंड यानी अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो अंग्रेजों के लिए हम क्या थे? एक उपनिवेश थे। भारत एक उपनिवेश था इंग्लैंड के लिए। तो वैसे ही ये जो कंट्री है ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, उपनिवेश नहीं रहा मतलब। अगला पॉइंट लिखिए, थाईलैंड को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा भी कहते हैं। चावल का कटोरा। और भारत में पूर्वी घाट के पास पड़ता है दो नदियां। आंध्र प्रदेश में दो नदियां डेल्टा बनाती हैं, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, और कृष्णा गोदावरी की डेल्टा को भी चावल का कटोरा कहा जाता है। और एक बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसको सुंदरवन का भी डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। क्या लिखा? चावल का कटोरा कहते हैं। थाईलैंड इकलौता ऐसा देश है दुनिया में थाईलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां जो सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। यानी सफेद हाथी खाली दुनिया में थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भूरे रंग के या काले रंग के हाथी होते हैं, थाईलैंड में व्हाइट कलर के होते हैं। सोचो व्हाइट हाथी हो, व्हाइट एलिफेंट आए, कितना अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो लाल पीले हरे नीले नहीं होते हाथी, तो कलरफुल हो जाते सब। कुदरत भी बहुत विचित्र है, अनोखी है। कुदरत को समझना आसान नहीं। जो बोल नहीं पाता उसको शिक्षण बहुत दिया, जो सब कुछ कर लेता उसको शिक्षण कम दिया। इंसान को सबसे बुद्धिमान बनाया। हाथी देखो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि अपने शरीर को वो एक साथ देख ही नहीं पाता। वो पीछे मुड़ के कहाँ देखेगा, इतना बड़ा होता है शरीर उसका। और अगर कहीं वो देख ले अपने शरीर को पूरा, तो समझ जाएगा अबे हम तो बहुत ताकतवर हैं, ये तो इंसान क्या करेगा। एक अगर सूंड मार दे तो आदमी उड़ जाएगा वहां से, और पैर रख दे तो जो आदमी का कचूमर निकल जाएगा। इतना वजन होता है हाथी, इतना ताकती होता है। और हाथी को रस्सी में बांधा जाता है और रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि जानता है कि वो जंजीर है, वो उसको जंजीर याद है। क्योंकि पहले मोटी मोटी जंजीरों में बांधा था हाथी को कंट्रोल करने के लिए, जंजीर मोटी मोटी पाँव में बांध दिया, अब वो खींच नहीं पा रहा। वो जानता है ये जंजीर, बहुत जोर लगाया, बच्चा था बहुत जोर लगाया, नहीं तोड़ पाया, हाँ जंजीर मोटी थी। और धीरे धीरे उसकी वो आदत बन गई कि यार ये जंजीर बंधी मतलब तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत कोशिश की थी। अब वो जंजीर हटाकर तुमने पतली जंजीर बांध दी, तब भी उसको लगता है ये वही वाली जंजीर है, टूटेगी नहीं। जबकि वो चाहे तो तोड़ दे, अब बड़ा हो गया हाथी, ताकत ज्यादा आ गई। उसकी बजाय अगर रस्सी भी बांधो, सुतरी भी बांधो, तो उसको लगेगा कि रस्सी है तो यानी मजबूत है, यानी वही लोहे वाली है, ये टूटेगी नहीं। उसके मन में है कि टूटेगी नहीं, हम तोड़ नहीं सकते। और अगर उसको पता चल जाएगा ये तो एक झटके में टूट जाएगी, तोड़ के सब भाग जाए। शेर आदमखोर होता है, हंटर मार मार के उसको कंट्रोल किया जाता है। जबकि शेर अपनी औकात पे आ जाए तो किसी की सुनेगा नहीं, वही चीड़ फाड़ के खा जाएगा। लेकिन इतना उसको डराया जाता है हंटर मार मार के कि वो भी कुर्सी बैठ के दहाड़ता है। रिंग मास्टर जैसे चाहे वैसे नचाता है उसको। लेकिन सोचो जानवर आदमखोर जानवर है, उनपे इंसान ने कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इंसान की इतना बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं, इससे अच्छा सीधा और इससे खतरनाक कोई नहीं। चिड़ियाघर में शीशा लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इंसानियत आए तो इंसान बहुत बड़ा, और जानवर वहशीपना जाए तो सबसे बड़ा जानवर भी इंसान ही है। शेर तो कमजोर है इंसान के आगे, सब हारे हैं इंसान से। क्या लिखा?
सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। यहां पर रबर की भी खेती होती है। यहां पर बैंकॉक में जहाज निर्माण का कार्य किया जाता है। अगला लिखो, पड़ोसी अपना म्यांमार। म्यांमार, इसकी कैपिटल रंगून। यह दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे पर्वतों और नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पर्वतों और नदियों की भूमि भी कहा जाता है। म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध मंदिर बहुत हैं। सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहां के बौद्ध मंदिरों को कहते क्या है? पैगोडा कहते हैं। पैगोडा नाम सुना? पैगोडा नहीं सुना? पैगोडा कहते हैं। यहाँ के सुंदर यानी यहाँ के बौद्ध मंदिरों को, सुंदर तो हैं ही वो, बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। पकौड़ा ना लिखना, पैगोडा, पैगोडा कहते हैं। म्यांमार में ही मांडले शहर है। मांडले शहर है जो इरावदी नदी के तट पर बसा है। जो इरावदी नदी के तट पर बसा है। आपका कॉन्टिनेंट हो गया खत्म। एक कॉन्टिनेंट बचा है, ऑस्ट्रेलिया। कल 2 कॉन्टिनेंट हुए थे। अब वो कॉन्टिनेंट लिख लिख के थक गई तो आज आई नहीं। आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू।